एक ऐसी दुनिया में ट्रांस माइग्रेट करने के बाद जहां हर कोई स्पिरिट बीस्ट को जगाता है, मुझे लगा कि एक ट्रांस माइग्रेटर के तौर पे मेरी पहचान मुझे एक एसएसएस क्लास बीस्ट को जगाने दी। इसके बजाय किस्मत ने मुझे सबसे बुरा दी। मैं झुग्गी झोपड़ियों में पैदा हुआ, मुझ पे 3 मिलियन युआन का कर्ज और मैं एक एफ रैंक के कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं। बेचैन की झुग्गियों में एक बंद गली के अंदर मुझे हवा में एक फटे हुए बोरे की तरह लात मारी। मेरा शरीर काई से ढकी दीवार से टकराया और ऊपर से गरजती बिजली ने उस हल्के झटके को दबा दी। मेरी पीठ में बहुत तेज दर्द हुआ, जिससे मैं चीख भी नहीं पा रहा। हाँफते हुए मैं बस यही बुदबुदा सका कि उन्हें मेरे पैसे लौटा देने चाहिए या उस मरे हुए अंडे को निगल लेना चाहिए। मेरे ऊपर खड़ा आदमी झाओ नाम का एक गंजा गुंडा, जिसके हाथ में ताजे खून से सना एक ठोस एलॉय का बेसबॉल बैट। उसके पीछे एक आधे आदमी जितना लंबा, धरती के रैंक का लोहे जैसी खाल वाला जंगली सुअर खड़ा, जो जमीन पर पंजे मार रहा था और उसकी लाल आंखें मुझ पर टिकी। झाओ बेचैन के अंडरग्राउंड लोन सिंडिकेट का टॉप एनफोर्सर, जबकि मैं अभी 18 साल का हुआ। मेरे माता पिता मर चुके, मुझ पर 3 मिलियन युआन का कर्ज और मुझे पूरी अकेडमी में सबसे कमजोर अवेयर करने वाला माना जाता। झाओ आगे बढ़ा और मेरे फेल अवेयर करने के सेरेमनी का मजाक उड़ाने से पहले मेरी कलाई को अपने पैर के नीचे कुचल दिया। पूरा शहर पहले से ही जानता था कि जिस अंडे से सबको उम्मीद थी कि वो एक ताकतवर जानवर बनेगा, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया और उसे मरा हुआ अंडा घोषित कर दिया गया। मैं चुपचाप कीचड़ भरे पानी में लेटा रहा, दांत पीसते हुए उसे ठंडी नफरत से घूर रहा। मेरी चुप्पी ने उसे और गुस्सा दिला, ये कहते हुए कि पैसे या किसी काम के जानवर के बिना मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं। उसने अपना एलॉय बैट उठा, मुझे मारकर मेरी बॉडी ब्लैक मार्केट में बेचने का इरादा। ठीक उसी पर ग्रे पत्थर का अंडा मेरी बाहों से फिसल। झाओ ने अपना बल्ला मेरे घुटने की तरफ घुमा, लेकिन वो सिर्फ मेरे माथे को छू, जिससे एक गहरा घाव, चमकीले लाल खून की बूंदें ग्रे अंडे पर टपकी। फिसलने के बजाय हर बूंद तुरंत बेजान खोल में समा। मेरी कम होती चेतना में एक ठंडी मैकेनिकल आवाज गूंजी, ये बताते हुए कि एक बहुत ही कंपैटिबल जेनेटिक सैंपल का पता चला। होस्ट के जरूरी साइन बहुत जरूरी और जबरदस्ती एक्टिवेशन सीक्वेंस शुरू हो गया। मैंने अचानक अपनी आंखें खोली, क्योंकि कीचड़ में पड़े मरे हुए अंडे से एक डरावनी लाल चमक निकल रही। झाओ ने कुछ भी नोटिस नहीं किया और लोहे की खाल वाले जंगली सुअर को हमला करने का आदेश देता। जब पत्थर का अंडा आखिरकार टूटा तो उसके धारदार दांत मेरे शरीर से आधे मीटर से भी कम दूरी पर। कोई दिव्य रोशनी का खंभा नहीं था, कोई स्वर्गीय शगुन नहीं था और आसमान से कोई महान जानवर नीचे नहीं उतर रहा। बस एक छोटा सा काला लाल जीव जो नाखून से भी बड़ा नहीं था, चुपचाप ने। ये एक मच्छर था, इतना छोटा और पतला कि लगभग कुपोषित लग रहा। एक मैकेनिकल आवाज ने बताया कि इंसेक्ट ओवरलॉर्ड सिस्टम ने मुझसे सफलतापूर्वक जुड़कर मुझे मेरी पहली यूनिट, एक एफ रैंक ब्लडथर्स्ट मॉस्किटो, जिसमें डिफेंस को नजरअंदाज करने और जानलेवा जहर देने की काबिलियत, बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने मारने का अपना पहला कमांड दी। छोटा सा मच्छर हवा में एक लाल रंग की लकीर की तरह इतनी तेजी से भागा कि नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता। सुअर की आर्मर्ड खाल पर हमला करने के बजाय वो एक छोटी गाइडेड मिसाइल की तरह सीधे उसके पूरी तरह से बिना सुरक्षा वाले कान में जा। हमला करने वाला आयरन स्किन वाला जंगली सुअर तुरंत जम गया। उसकी जंगली आंखों में बहुत ज्यादा डर भर गया, क्योंकि उसने जोर से अपना सिर हिला, खून जमा देने वाली चीखें निकाली। झाओ घबरा गया और अपने बीमार जानवर को उनके स्पिरिचुअल कनेक्शन से शांत करने की पूरी कोशिश, लेकिन उसके दिमाग में जो कुछ भी वापस आया वो था असहनीय दर्द और उसके दिमाग के अंदर से चीर दिए जाने का डरावना एहसास। सिर्फ 3 सेकंड बाद सुअर की आंखों, कानों, नाक और मुंह से काला खून बहने लगा। अपने जबरदस्त डिफेंस के लिए मशहूर धरती के रैंक का ताकतवर आयरन स्किन वाला जंगली सुअर गिरते हुए पहाड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ा। झाओ के हाथ कांप रहे। वो बेजान लाश को हैरानी से देख रहा, फिर मेरी तरफ देखा जब मैं धीरे धीरे कीचड़ वाली जमीन से उठ रहा। उसने जानना चाहा कि मैंने कौन सा छिपा हुआ हथियार इस्तेमाल किया। मैंने बस एक ठंडी हंसी निकाली, धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और देखा कि छोटा सा काला लाल मच्छर आराम से मेरी उंगली पर आकर बैठ गया और शांति से अपने पंख सहला रहा। मैंने उसे बताया कि उसका नाम मिंग हे है, मेरा सिकुड़ा हुआ जानवर। झाओ की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसने इतिहास का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया। फिर भी उसके सामने पड़ी लाश उसे हंसने नहीं दे रही। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक एफ रैंक का मच्छर धरती के रैंक के आयरन स्किन वाले जंगली सुअर के डिफेंस को तोड़कर अंदर आ गया। सीधे उसकी तरफ देखते हुए मैंने भारी आवाज में जवाब दिया कि अगर एक सुई भी उसके दिमाग तक पहुंच जाए तो एक दिव्य ड्रैगन भी मर जाए। सिस्टम ने तुरंत अर्थ रैंक आयरन स्किन जंगली सुअर को मारने की घोषणा की और मुझे 50 एवोल्यूशन पॉइंट्स का इनाम दिया। सिस्टम ने चेतावनी दी कि मेरी हालत गंभीर है और मुझे तुरंत अपनी एनर्जी भरने की सलाह। इसके बाद एक और नोटिफिकेशन आया, ब्लडथर्स्ट मार्क को ताजा खून चाहिए। मैंने अपनी उंगली पर रखे हल्के चमकते मच्छर को देखा और साफ महसूस कर सकता था कि वो मेरे दिमाग में कितनी भूख भेज रहा। धीरे धीरे मैंने अपना सिर उठाया और झाओ को जो पहले से ही डर के मारे पीछे हट। जब तुम यहाँ हो तो अभी मत जाओ, मैंने ठंडे स्वर में। मेरा मच्छर अभी भरा नहीं। झाओ आखिरकार अपनी घबराहट से बाहर। तुम पागल हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अपने बुलाए गए जानवर के बिना भी वो अभी भी एक मजबूत बड़ा आदमी, जबकि मैं सिर्फ एक बुरी तरह घायल हाई स्कूल का स्टूडेंट। दहाड़ते हुए वो एक मेटल बैट ऊंचा उठाए मेरी ओर दौड़ा। मैं एक कदम भी नहीं हिला। मैंने बस अपनी उंगलियां चटका। उसका हाथ हवा में जम गया। उसके गले में एक ठंडी सनसनी, जिसके बाद सुन्नपन की एक लहर उसके पूरे शरीर में फैल। वो अचानक सांस नहीं ले पा रहा, जैसे किसी चीज ने उसकी सांस की नली रोक दी। एलॉय बैट उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गया। उसने अपना गला बुरी तरह पकड़ा हुआ। उसकी आंखें डर से उभर आईं, क्योंकि उसका मस्कुलर शरीर मेरी आंखों के सामने तेजी से सिकुड़ रहा। 10 सेकंड बाद झाओ घुटनों के बल गिर गए। एक सूखे बेजान छिलके के अलावा कुछ नहीं रहा। अवेकनर खत्म हो। इना 10 एवोल्यूशन पॉइंट। चेतावनी, अभी के एवोल्यूशन पॉइंट स्वॉर्म स्प्लिट मोड को अनलॉक करने के लिए काफी नहीं। शिकार जारी रखो। थक कर मैं दीवार से नीचे खिसका और जमीन पर बैठ गया। हाँफ रहा।
मच्छर मेरी उंगली के सिरे पर वापस आ, उसका सूजा हुआ पेट गहरे लाल रंग में चमक रहा। डर के बजाय मैं जोर से हंस पड़ा। ये ताकत, ऐसी ताकत जिसका मतलब था कि मुझे फिर कभी अपना सिर नहीं झुकाना पड़ेगा, रहम की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी या किसी और की मर्जी से नहीं जीना पड़े। मैंने अपने होठों से बारिश का पानी और खून चाटा, क्योंकि पागलपन धीरे धीरे मेरी आंखों में भर गया। जब तक मैं मारता रहूंगा, भले ही सिर्फ एक मच्छर, एक दिन मैं इस दुनिया के ड्रैगन और फीनिक्स को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूं। मैंने जबरदस्ती खुद को संभाला और बिना जरा सी भी दया के झाओ की लाश के ऊपर से गुजर। अगली सुबह तियानलान फर्स्ट बीस्ट एकेडमी लग्जरी कारों से भरी हुई, क्योंकि एलिगेंट यूनिफॉर्म पहने स्टूडेंट्स अपने कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट के साथ ग्रुप में जमा। मैं एक पुरानी शेयर्ड साइकिल पर पहुंचा और उसे पार्क किया ही था कि एक मजाकिया आवाज, अच्छा अगर ये हमारा जीनियस एग लूजर नहीं है, वांग बातियन। महंगे कॉम्बैट गियर पहने कई लड़कों ने मुझे घेर लिया। उन्हें लीड कर रहा था लियू कियांग, ली एओटियन का वफादार चमचा, जिसका सी रैंक ग्रेट स्ट्रेंथ ऐप उसके पीछे खड़ा था और अपनी छाती पीट रहा। मैंने सुना है कि कल तुम्हारा बीस्ट एग बिल्कुल खत्म हो गया। वो हंसा और आसपास के स्टूडेंट्स भी मजाकिया मुस्कान के साथ शामिल हो। मैंने शांति से अपनी साइकिल लॉक कर बिना उनकी तरफ दे। पिछली रात के शिकार ने मुझे एक बात सिखाई, इस दुनिया में इज्जत नहीं दी जाती, उसे जबरदस्ती लिया जाता। फिर भी मैं यहाँ लड़ नहीं सकता। एकेडमी के नियम बहुत सख्त और कोई भी बड़ी गड़बड़ी एनफोर्समेंट टीम को बुला, जिसका सामना करने के लिए मैं अभी इतना मजबूत नहीं। हटो, मैंने ठंडे स्वर में कहा। मेरी बेपरवाही से लियू कियांग और भी गुस्सा हो अपने हाथ के एक इशारे से ग्रेट स्ट्रेंथ ऐप आगे बढ़ा और एकेडमी के गेट को पहाड़ की तरह रोक दी। अंदर आना चाहते हो? मेरे जानवर के पैरों के नीचे से रेंगो और मैं तुम्हें जाने दूं। हमारे चारों ओर हंसी गूंज उठी। मैंने चलना बंद कर दिया और चुपचाप उस बड़े ऐप को देखा। मेरा दाहिना हाथ मेरी जेब में रहा, मेरी इंडेक्स फिंगर धीरे से उससे रगड़ती। जब भी मैं हमला करने की तैयारी करता था तो ये मेरी आदत होती। मेरी आस्तीन के अंदर छिपे मिंघे ने मेरे मारने के इरादे को भांप लिया और जोश से भिन भिनाने लगा। मैं हिसाब लगा रहा था कि ऐप को अंधा करने में 3 सेकंड लगेंगे या उसके टेंडन काटने में 5 सेकंड। तभी एक ठंडी घमंडी आवाज ने बीच में टोका, लियू किया, हटो, तुम मेरा रास्ता रोक रहे। भीड़ तुरंत चुप हो। एक तैरती हुई लग्जरी कार आई और एक हैंडसम नौजवान अपने कंधे पर गर्व से एक एस रैंक ड्रैगन बीस्ट रखे हुए बाहर निकले। वो ली आउटियन। लियू कियांग ने तुरंत एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ सिर झुकाया। यंग मास्टर, मैं बस इस बदनाम को सबक सिखा रहा। ली आउटियन ने शांति से जवाब देने से पहले अपने ड्रैगन को धीरे से सहला। क्या शेर आवारा कुत्ते की परवाह करता है? आज फ्रेशमैन ट्रायल, ऐसे किसी पर अपनी ताकत बर्बाद मत कर। बिना एक और नजर डाले वो मेरे पास से चला। लियू कियांग ने मुझे आखिरी बार, आज तुम लकी। मैं आज दोपहर के कॉम्बैट असेसमेंट के दौरान तुमसे निपट लूं। जब सब चले गए तो मैंने ली आउटियन की पीठ पर एक क्रूर मुस्कान दी। एक शेर और एक आवारा कुत्ता? मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे ड्रैगन के सूखी लाश में बदल जाने के बाद भी तुम मुस्कुरा रहे। बाद में मैं अकादमी के ट्रायल फॉरेस्ट की ओर गया, जहां नए लोगों के लिए युद्ध का अभ्यास करने और अपने अनुबंधित जानवरों को खिलाने के लिए अनगिनत निम्न स्तरीय क्रूर जानवरों को पाला गया। जबकि अन्य छात्र अपने शिक्षकों की देखरेख में समूहों में दाखिल हुए, मैं अकेला जंगल के सबसे घने हिस्से में चला। मेरा एक ही लक्ष्य, स्वार्म सिस्टम इंटरफेस मेरी आंखों के सामने आ। मेजबान वांग भट्टी, अनुबंधित जानवर मिंगे, विकास बिंदु 7। वर्तमान मिशन, पहला झुंड दस्ता बना। आवश्यकता 100 एवोल्यूशन पॉइंट और लो ग्रेड फ्लेश एसेंस की 50 इकाई। मैंने अपना हाथ बढ़ा। बाहर आओ मिंगे। काला और लाल रंग का मच्छर हर्षित भनभनाहट के साथ हवा में उड़ गया, मेरे चारों ओर चक्कर लगाने लगा। मैंने एक विंडरनर खरगोश की ओर इशारा किया जो झाड़ियों में चुपचाप जामुन खा रहा। आपका बुफे इंतजार कर रहा। आम नए लोगों के लिए विंडरनर खरगोशों को उनकी अविश्वसनीय गति के कारण पकड़ना बेहद मुश्किल, लेकिन मिंगे के लक्ष्य ताले के नीचे खरगोश इतनी धीमी गति से आगे बढ़ा मानो वो स्थिर खड़ा। हवा में एक लाल रंग की फ्लैश चमकी। इससे पहले कि खरगोश प्रतिक्रिया कर पाता, मिंगे की प्रबलित सूंड ने उसकी गर्दन में छेद कर, जिससे एक शक्तिशाली लकवाग्रस्त विष इंजेक्ट हो। खरगोश तुरंत जम गया। 30 सेकंड से भी कम समय के बाद वो जमीन पर बेजान होकर गिर पड़ा। एफ रैंक प्राणी विंडरनर रैबिट से सफलतापूर्वक रक्त निकाला। एवोल्यूशन पॉइंट्स 2। बहुत धीमा। मैंने भौहें चढ़ाई। इस रफ्तार से ली एओटियन के जानवर को चुनौती देने के लिए मेरे पास कितनी ताकत होगी? सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, होस्ट सिंगल यूनिट रिप्रोडक्शन फंक्शन को अनलॉक करने के लिए 50 प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स खर्च कर सकता। क्वीन मच्छर मदर बॉडी की तरह काम करेगी और वर्कर मच्छरों की पहली पीढ़ी पैदा करेगी। अब यही मैं सुनना चाहता। बिना कुछ सोचे मैंने रिप्रोडक्शन फंक्शन एक्टिवेट कर दिया। क्वीन मच्छर जो खरगोश के कंकाल के ऊपर बैठी थी अचानक जोर से कांपने लगी। उसका पेट फूल गया और साफ दिख रहा था। हल्की पॉपिंग की आवाजों के साथ उसके शरीर से 10 छोटे रूबी जैसे अंडे निकले। जैसे ही उन्होंने हवा को छुआ वे लगभग तुरंत फूट गए। 10 वर्कर मच्छर, जिनमें से हर एक आम घरेलू मक्खी के आकार का था, लेकिन उतने ही तेज मुंह वाले, अपने खोल से बाहर निकले। अकेले वे रानी से कहीं ज्यादा कमजोर, लेकिन उनकी ताकत उनकी संख्या में। मैंने अब अपने चारों ओर चक्कर लगा रहे 11 मच्छरों को देख। मेरी आंखों में बड़ी बड़ी इच्छाएं थी। ये तो बस शुरुआत। जाओ इस जंगल में हर जीवित चीज को खत्म कर। मेरे हाथ के एक इशारे से 11 मच्छर छोटे बम वर्षकों के झुंड की तरह बिखर गए, पंखे की तरह फैलकर जंगल की गहराइयों में गायब हो गए। कुछ ही पलों में पहाड़ के कभी चहल पहल वाले बाहरी इलाके में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जमीन के नीचे छिपे खेत के चूहे, पेड़ की डालियों पर लिपटे हरे सांप, यहाँ तक कि गुजरते हुए जंगली सुअर भी झुंड से कुछ नहीं बच पाए। बड़े जानवरों के सामने एक अकेला मच्छर सिर्फ एक परेशानी से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जब 10 एक साथ हमला करते तो ये बिना किसी बचाव के एक तरह की यातना बन जाती। एवोल्यूशन पॉइंट्स 1, 2, 5। सिस्टम इंटरफेस पर नंबर बहुत तेजी से बढ़ने लगे। आधे घंटे बाद मैं एक बड़ी चट्टान पर शांति से बैठ गया। मेरे पैरों के आसपास छोटे खूंखार जानवरों की सिकुड़ी हुई लाशों के ढेर पड़े। इस बीच मेरी मच्छरों की सेना 11 से बढ़कर 100 हो गई थी। ये अब सिर्फ कुछ कीड़े नहीं थे, ये एक घना काला बादल बन गया था जो किसी का भी सिर सुन्न कर सकता था। ये कीड़ों की नस्ल की सबसे
सबसे डरावनी खासियत तेजी से बढ़ना। जब तक खून और मांस रहेगा वे लगातार बढ़ते रहेंगे और एक कभी न खत्म होने वाला बुरा सपना बन जाएंगे। बस बहुत हो गया। सिस्टम में जमा हुए 500 एवोल्यूशन पॉइंट्स को देखकर मैंने आखिरकार मार काट रोक। अभी के लिए क्वांटिटी काफी थी, मुझे अब क्वालिटी चाहिए। मेरी नजर क्वीन मच्छर पर गई। लगातार खिलाने और बच्चे पैदा करने के बाद ये काफी बड़ी हो गई। काफी प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स मिले। पहला नस्ली एवोल्यूशन शुरू करें। एवोल्यूशन पाथ, ब्लड एम्परर मच्छर। जरूरी सामान, प्यूरिफाइड टीयर, एक फेरोशियस बीस्ट ब्लड एसेंस का एक सैंपल। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ ली। बाहरी जंगल में सिर्फ F रैंक के मॉन्स्टर थे। एक सही टीयर, एक बीस्ट खोजने के लिए मुझे और अंदर जाना होगा। तभी जंगल के बीचों बीच से एक जोरदार दहाड़ गूंजी। उसके बाद एक युवती की भयभीत चीख सुनाई दी, मदद करो, ये एक उत्परिवर्तित आयरन क्लैड गैंडा है, ये पागल हो गया है। मेरी आंखें चमक उठी। एक आयरन क्लैड गैंडा, अविश्वसनीय रूप से कठोर खाल वाला एक शीर्ष टीयर, एक क्रूर जानवर। रानी के विकास के लिए एकदम सही सामग्री। किसी को बचाने के लिए मैं अपने पैरों पर उठते हुए ठंडी हंसी हंस। श्रमिक मच्छर मेरे पीछे एक बहते हुए काले लबादे की तरह इकट्ठा हो। ऐसा लगता है कि मेरी सामग्री अपने आप मेरे पास आ गई है। उन गर्म खून वाले नायकों के विपरीत जो तुरंत युवती को बचाने के लिए हमला कर दिए थे, मैं एक धैर्यवान शिकारी की तरह चुपचाप हंगामे की ओर बढ़ा। मैं किसी को बचाने का इंतजार नहीं कर रहा। उसका नाम लिन वान एर्थ, जो तियानलान एकेडमी की सबसे मशहूर हीलिंग टाइप स्टूडेंट्स में से एक। आमतौर पर तारीफ पाने वाली और चाहने वालों से घिरी रहने वाली, वो अब आंसुओं और गंदगी से सनी हुई थी, पूरी तरह से अस्त व्यस्त। उसके 50 मीटर से भी कम दूरी पर एक टैंक के साइज का आयरन क्लैड गैंडा गर्जा। पीक टीयर, एक जानवर साफ तौर पर पागल हो गया था। उसकी लाल आंखें पूरी तरह तबाही से जल रही थीं। लिन वानेर पहले ही सारी उम्मीद खो चुकी थी। उसका संक्रमित जानवर, एक छोटी लाइट स्पिरिट, सिर्फ 3 मिनट पहले गैंडे के पैर के नीचे कुचलकर खून से लथपथ हो गई थी। अब वो बस एक चमत्कार के लिए प्रार्थना कर सकती थी। आयरन क्लैड गैंडे ने अचानक तेजी पकड़ी और तुरंत दूरी कम कर दी। लिन वानेर एक चट्टान से फिसलकर एक कीचड़ भरे गड्ढे में मुंह के बल गिर। कांपते हुए उसने ठीक समय पर पीछे मुड़कर देखा तो एक बड़ा सींग, जो ठोस स्टील को भेद सकता था, तेजी से उसकी नजरों में भर गया। उसने निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली। 1 सेकंड, 2 सेकंड, उम्मीद के मुताबिक असर कभी नहीं हुआ। इसके बजाय भिन भिनाते पंखों की तेज आवाज ने अचानक हवा भर दी, जिसने गैंडे की तेज दहाड़ को भी दबा दिया। कांपते हुए लिन वानेर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने जो देखा वो हमेशा के लिए उसकी याद में बस गया। उसके चेहरे से 10 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर वो बहुत बड़ा गैंडा पूरी तरह रुक गया था, जैसे किसी अनदेखी दीवार से टकरा गया हो। किसी समय सैकड़ों अंगूठे के साइज के मच्छरों ने उसके सिर को पूरी तरह से घेर लिया था। आयरन क्लैड गैंडे ने एक डरावनी चीख मारी। उसने अपना बड़ा सिर जोर से हिलाया, कीड़ों को दूर भगाने की कोशिश की। उसने अपना सींग जमीन पर पटका, अपने शरीर को ऊंचे पेड़ों से रगड़ा और पागलों की तरह जमीन पर लौटा भी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। पास के एक पेड़ की डाल पर शांति से खड़ा होकर अपने हाथ जेब में डाले, मैं ठंडी, बिना किसी भावना के आंखों से देख रहा था, जैसे कोई अमीर आदमी किसी अखाड़े में परफॉर्मेंस का मजा ले रहा हो। सबसे पहले आंखों के आसपास के नरम टिश्यू को टारगेट करें। दूसरी टीम उसकी नाक और सांस की नली बंद कर दो। तीसरी टीम कानों से आगे बढ़ो और दिमाग को खत्म कर दो। मैं चुपचाप एक के बाद एक कमांड दे रहा था। मेरी उंगलियां पेड़ के तने पर एक लय में टैप कर रही थी। मेरे कंट्रोल में काला झुंड एकदम मिलिट्री की तरह आगे बढ़ रहा। ये क्या चीजें हैं? लिन वानर यकीन न करते हुए जमीन पर जमी बैठी। उसने देखा कि कभी अजय रहा खतरनाक जानवर डूबते हुए जानवर की तरह अपनी आखिरी सांस के लिए छटपटा रहा। 1 मिनट से भी कम समय में वो बड़ा गैंडा जोरदार धमाके के साथ, जिससे हवा में धूल के बादल छा। वो अभी पूरी तरह मरा नहीं था। उसके हाथ पैर अभी भी अपने आप हिल रहे थे, लेकिन उसकी खाली आंखों से सारी रोशनी पहले ही गायब हो चुकी। मैं पेड़ से नीचे कूद, मेरी काली हुड वाली जैकेट हवा में लहरा रही थी जब मैं सीधे उस हिलती हुई लाश की ओर चला गया। लिन वानर को एक नजर भी नहीं बख्शा। वापस मैंने धीरे से एक हाथ उठाया और वो बड़ा काला बादल तुरंत छंट गया। झुंड एक बार फिर एक काली और लाल नदी में इकट्ठा हो और आज्ञाकारी ढंग से मेरे चारों ओर चक्कर लगाने लगा। हर मच्छर का पेट एक पारदर्शी लाल रोशनी से चमक रहा, जो एक टीयर, एक खूंखार जानवर से निकालेगा, बहुत ज्यादा शुद्ध एसेंस से भरा। झुंड के बीच में रानी मच्छर गैंडे के सींग के बेस से चिपकी हुई, जबकि उसके शरीर में एक जोरदार बदलाव हो रहा। हाई क्वालिटी टीयर, एक ब्लड एसेंस पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गई। शुद्धिकरण की जरूरतें पूरी हो गई। नस्लीय विकास शुरू हो। मेरी आंखों में एक अजीब सी उत्तेजना दौड़ गई, क्योंकि मैंने साफ तौर पर हमारे आध्यात्मिक लिंक के जरिए अपने शरीर में वापस एनर्जी का एक जोरदार उछाल महसूस किया। रानी मच्छर को ढकने वाला काला और लाल खोल टूट गया और छिल गया, जिससे एक अनदेखा दबाव निकला जो धीरे धीरे आसपास फैल, जिससे सबका दिल कांप। इसका शरीर बहुत बड़ा नहीं हुआ, केवल मुट्ठी के आकार, लेकिन इसके पंख 4 रक्त लाल ब्लेड में बदल गए, जिनके किनारे उस तरह की तरह नुकीले। विकास सफल। नाम रक्त सम्राट मच्छर। रैंक टीयर ए। नया गुण ए, सोनिक ब्लड शॉट। ये दुश्मन के आंतरिक अंगों को चकनाचूर करने में सक्षम उच्च आवृत्ति वाली इंफ्रासोनिक तरंगें उत्सर्जित कर। नया गुण 2, रक्त कवच। इसकी सुरक्षा नाटकीय रूप से बढ़ गई, जिससे यह सामान्य लपटों और शारीरिक हमलों का विरोध कर। नया कौशल, डोमिनियन आभा। इसके आदेश के तहत निचले कीट जीवों की अधिकतम संख्या 1000 तक बढ़ गई। सुंदर। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और रक्त सम्राट मच्छर ऐसा लग रहा था जैसे इसे एक निर्दोष माणिक से उकेरा गया। मेरी हथेली पर सुंदर ढंग से उसने फटी हुई स्कूल यूनिफॉर्म पहचान ली और उसने पूरी एकेडमी में मशहूर उस बदनाम निकम्मे आदमी को भी पहचान। मैं धीरे से मुड़, मेरी नजरें लिन वानर पर, जिसे मैंने अभी अभी बचाया था। उसके लिए कोई फिक्र या अपनापन नहीं था, बस किसी ऐसे इंसान की ठंडी नजर थी जो सामान देख रहा। मैं गैंडे का सींग ले रहा हूँ। मैंने जमीन पर पड़ी लाश की तरफ इशारा किया। खाल और मांस तुम्हारा है, इसे अपना मुंह बंद रखने की कीमत समझ। लिन वानर जम गई। अकेडमी के अनकहे नियमों के मुताबिक जब कोई हीरो किसी खूबसूरत लड़की को बचाता था तो उन्हें दिल से बातें करनी होती थी, या कम से कम
कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना होता था। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपना मुंह बंद रख। मैं 2 कदम और पास गया और खून की भारी गंध ने उसे अपने आप पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अगर तुमने आज जो देखा उसके बारे में किसी को एक भी शब्द बताने की हिम्मत तो मेरे मच्छरों का जिक्र मत कर। मैं रुक। मेरी उंगली पर रखे खूनी सम्राट मच्छर ने एक तेज भिनभिनाहट और तुरंत लिन वानर के माथे के सामने मंडराने लगा। अगली बार ये सुई सीधे आपके दिमाग में जाए। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने घबराहट में सिर हिला। मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैंने कुछ नहीं देखा। गैंडा आपका शिकार है, सब कुछ आपका है। संतुष्ट होकर मैंने कुशलता से गैंडे के सींग को काटने से पहले सिर हिला। ये काले बाजार में अच्छी कीमत दिलाए, मेरे कर्ज का कुछ हिस्सा चुकाने और झुंड को खिलाने के लिए काफी सस्ता मांस खरीदने के लिए पर्याप्त। चलो। मैंने अपना हाथ लहराया और मच्छरों के विशाल बादल ने जंगल की गहराई में गायब होने से पहले एक जीवित काले लबादे की तरह मेरे चारों ओर लिपट गए। लिन वानेर को विशाल गैंडे के शव के पास अकेला खड़ा छोड़ दिया। जैसे ही उसने मृत जानवर को देखा, उसे अचानक एक भयानक तथ्य का एहसास हुआ। अकादमी के सबसे बेकार छात्र ने 1 मिनट से भी कम समय में एक शीर्ष टियर एक क्रूर जानवर का वध कर दिया। ये वार्षिक नए छात्रों का मूल्यांकन था और विशाल गोलाकार स्टेडियम वरिष्ठ छात्रों और प्रशिक्षकों से भरा था। अखाड़े के केंद्र में खड़े होकर रेफरी चिल्लाया, अगला मैच कक्षा 2 के लियू कियांग बनाम कक्षा 9 के वांग बातियन। दर्शक तुरंत हंस पड़े। वांग बातियन? वो बदकिस्मत आदमी जिसके अंडे से मरा हुआ कीड़ा निकला। क्या उसने एफ रैंक का मच्छर नहीं जगाया? लड़ने की भी क्या जरूरत थी? रेफरी को उसे हारा हुआ घोषित कर देना चाहिए और सभी का समय बर्बाद करना बंद कर देना चाहिए। लियू कियांग का विशालकाय दानव वानर सी रैंक की ताकत प्रकार का जानवर एक मुक्का उस हारने वाले को कीमा बना दे। बहरे कर देने वाले उपहास के बीच लियू कियांग गर्व से मंच पर उसके पीछे 2.5 मीटर से अधिक लंबा एक विशालकाय दानव वानर खड़ा। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो घुटनों के बल बैठ 3 बार और मेरे पैरों के बीच से रेंग कर निकल, क्योंकि आज मेरा मूड है, इसलिए मैं तुम्हें अस्पताल जाने से बचा लूं। टनल की परछाइयों से शांत कदमों की आहट आ रही थी और बिना किसी जल्दबाजी मैं जेब में हाथ डाले बाहर निकला। सूरज की रोशनी मेरे पीले चेहरे पर पड़ रही, जिससे मैं बीमार और आलसी लग रहा। रेफरी, क्या हम शुरू कर सकते हैं? मैंने लियू कियांग को एक नजर भी नहीं मारी और रेफरी से बात। रेफरी ने मेरे घमंडी रवैये से साफ नाराज होकर भौहें चढ़ा। दोनों कंटेस्टेंट अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। नियम आसान है। मैच तब खत्म होता है जब कोई एक साइड सरेंडर कर दे या लड़ने की काबिलियत। जानबूझकर अपने अपोनेंट को अपाहिज बनाना या मारना सख्त मना। शुरू। मौत की तलाश में। नजरअंदाज किए जाने पर गुस्से में लियू कियांग दहाड़ा। विशालकाय दानव बंदर, उसे चकनाचूर कर दो। बंदर दहाड़ा और तोप के गोले की तरह आगे बढ़ा। उसका बड़ा मुक्का पीले रंग की रोशनी से चमक रहा था और मेरे चेहरे पर जोरदार ताकत से टकराया। अगर वो मुक्का लग जाता तो ठोस ग्रेनाइट भी चकनाचूर हो जाता। ऑडियंस में कई लड़कियां डर के मारे चिल्ला उठी। सबसे ऊंचे वीआईपी प्लेटफॉर्म पर ली एओटियन ने लापरवाही से अपने ग्लास में वाइन घुमाई और एक नफरत भरी मुस्कान दी। कितना बोरिंग एक तरफा मैच। लेकिन अगले ही पल स्टेडियम में हर कोई हैरान रह। पहाड़ जैसी मुट्ठी मेरी तरफ आ रही। मैं चकमा नहीं दी। मैंने बस अपना सिर थोड़ा झुकाया और उंगलियां चट। एक लाल रंग की चमक इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि पता ही नहीं चला। हवा में बिजली की तरह फैल। उस बड़े दानव बंदर की मुट्ठी मेरी नाक से मुश्किल से 1 इंच दूर रुक। उसका विशाल शरीर अपनी हमला करने की मुद्रा में जमा रहा, लेकिन खून की नसें तुरंत उसकी आंखों में फैल गईं। उसने अपना मुंह खोला, दहाड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वो बड़ा दानव बंदर सीधे मेरे सामने दोनों घुटनों पर गिर गया। उसके माथे के बीच में एक छोटा सा लाल बिंदु दिखाई दिया। तो ये तुम्हारा सी रैंक का जानवर है? मैंने घुटनों पर बैठे उस बड़े आदमी को देखा और फिर पास खड़े डरे हुए लियू कियांग। बंदर के सिर के पीछे एक क्रिस्टल क्लियर खून जैसा लाल मच्छर मंडरा रहा था, जो रूबी की तरह चमक रहा। उस पल में ब्लड एम्परर मच्छर ने सुपरसोनिक स्पीड से जायंट डेमन ऐप के माथे को सीधा भेद दिया, जिससे उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम तुरंत खत्म हो गया और फिर उसकी खोपड़ी के पिछले हिस्से से बाहर निकल। पूरे एरिना में एकदम सन्नाटा छा गया। कुछ देर पहले भीड़ मेरा मजाक उड़ा रही थी, लेकिन अब वे ऐसे लग रहे थे जैसे गला बंद हो, मुंह खुले हों लेकिन आवाज न कर रहे हों। ली एओटियन का वाइन ग्लास भी जोर से कांप रहा था जब वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ। सिकुड़ती पुतलियों वाले लाल मच्छर को घूर रहा। वो मच्छर है? नहीं, एक टियर एक जीव में इतनी स्पीड या पेनिट्रेशन नहीं हो सकती। एरिना में मैं धीरे से नीचे झुका और जायंट डेमन ऐप के कड़े चेहरे पर थपाया। देखा, बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि तुम मजबूत हो। अपने पैरों पर खड़े होकर मैंने अपनी नजर पूरी ऑडियंस पर घुमाई और फिर लियू कियांग के पीले चेहरे पर रुक। तो क्या तुम अब भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे पैरों के बीच से रेंगूं? लियू कियांग के घुटने जवाब दे और वो जमीन पर गिर। मैं सरेंडर करता हूँ, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तभी रेफरी अपने शौक से उभरा। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने अनाउंस विनर क्लास 9 का वांग बात। मैं मुड़ा और चीयर्स का मजा लिए बिना या एक और शब्द कहे बिना चला गया, क्योंकि ये तो बस शुरुआत। ये वैसी बचकानी जीत नहीं थी जैसी मैं चाहता था। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और वाइल्डरनेस सर्वाइवल एप्लीकेशन फॉर्म निकाला। वहीं मेरा असली स्टेज इंतजार कर रहा था। तियानलान शहर के बाहरी इलाकों में रात हो चुकी थी। मिलिट्री ब्लॉकेड जोन नंबर 7, ब्लड मिस्ट वेस्टलैंड। बड़ी बड़ी सर्च लाइट्स कांटेदार तारों की बाड़ और वॉच टावर पर आगे पीछे घूम रही थी। ये इंसानी सभ्यता और जंगली जानवरों के इलाकों के बीच की सीमा थी। बाढ़ के पार एक कभी न खत्म होने वाला पुराना जंगल फैला था, जो हमेशा जहरीले लाल धुंध में ढका रहता था, जहां अनगिनत खून के प्यासे खूंखार जानवर घूमते थे। आम स्टूडेंट्स के लिए ये जगह मना की हुई जमीन थी, मेरे लिए ये जन्नत थी। एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट ट्रक रुका और पिछला गेट नीचे हो गया। भारी हथियारों से लैस दर्जनों स्टूडेंट्स एक के बाद एक नीचे कूद पड़े। वे एलीट ट्रेनी थे जिन्होंने पहले राउंड की परीक्षा पास की थी और यहाँ 3 दिन की सर्वाइवल एक्सरसाइज करने आए। उनमें से ज्यादातर के चेहरे पर घबराहट और उत्साह के भाव। सिर्फ मैं एक कोने में चुपचाप खड़ा था। मेरे कंधों पर एक पुराना खाली बैग था और हाथों में कुछ नहीं था। अच्छा, क्या ये हमारा वन हिट वंडर नहीं है? एक मजाकिया आवाज गूंजी। ली एओटियन अपने पीछे कई चमचों के साथ आया। मैंने सुना है कि तुमने अपनी पूरी दौलत सड़ा हुआ मीट खरीदने में खर्च कर दी। उसने मेरे पैरों के पास रखे बड़े बुने हुए बोरे पर नजर डाली।
वाली। वहाँ बारबेक्यू पार्टी करने का प्लान बना रहे हो? मैंने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। नीचे झुककर मैंने 100 पाउंड का बोरा अपने कंधे पर उठाया। जानबूझकर ली एओटियन से टकराया जब मैं वहां से गुजरा और सीधे चेक पॉइंट गेट की ओर बढ़ गया। उसका एक फॉलोअर गुस्से में आगे बढ़ा, लेकिन ली एओटियन ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। मेरी पीठ देखकर उसके चेहरे पर एक बुरी मुस्कान आ गई। आराम करो, जंगल में हर दिन लोग मरते हैं। एक बार जब हम जंगल के अंदर पहुंच जाएंगे तो हमारे पास उसे गायब करने के बहुत सारे मौके होंगे। आधे घंटे बाद मैं पहले ही बंजर जमीन के 5 किलोमीटर अंदर था। मैंने जानबूझकर हर बड़े रास्ते से परहेज किया और खूंखार जानवरों से भरी जगहों से भी दूर रहा। इसके बजाय मैंने जहरीले कीड़ों से भरे अंधेरे गीले दलदली इलाकों को खोजा। यही वो जगह है। मैं बड़े बड़े सड़ते हुए पेड़ों की जड़ों से लिपटे एक दलदल के पास रुका। बाहर आओ मेरे बच्चों। बड़े बुने हुए बोरे को खोलकर मैंने सैकड़ों पाउंड सड़ा हुआ मांस और अंदरूनी अंग दलदल में फेंक दिए। खून की तेज गंध तुरंत फैल गई। मेरी आस्तीन और बालों के अंदर छिपा मच्छरों का झुंड हवा में फैल गया। अब तक मेरा झुंड बढ़कर हैरान करने वाले 500 मच्छरों का हो गया था। सभी यूनिट खाना, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की स्पीड। मैंने अपना सबसे बड़ा हुक्म दिया, जो कोई भी ये नजारा देखेगा उसे जिंदगी भर बुरे सपने आएंगे। 500 मच्छर पागलों की तरह सड़े हुए मांस के पहाड़ पर टूट पड़े, अपने सुई जैसे मुंह को मांस में गहराई तक घुसा दिया और लालच से खून की हर बूंद पी गए। जैसे ही उनके शरीर में एनर्जी भरी, उनके पेट चमकने लगे। ये इस बात का इशारा था कि बंटवारा शुरू होने वाला है। रानी मच्छर झुंड के ऊपर ऊंची जगह तैर रही थी, कम फ्रीक्वेंसी वाले वाइब्रेशन छोड़ रही थी, जिससे पूरी कॉलोनी का मेटाबॉलिज्म तेज हो गया। बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन शुरू हुआ। आबादी तेजी से बढ़ रही थी। फिर भी ये सबसे जरूरी हिस्सा भी नहीं था। मेरा ध्यान सिस्टम में दिखाए गए एक नए ऑप्शन पर टिका रहा। खास माहौल का पता चला। दलदल में बदलाव उपलब्ध है। एनवायरमेंटल म्यूटेशन को एक्टिवेट करने के लिए 200 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करें, एक्टिवेट करें। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के मान लिया। बंटवारे से गुजर रहे नए जन्मे मच्छरों में तुरंत एक भयानक म्यूटेशन हुआ। उनके शरीर अब पूरी तरह से काले नहीं थे। इसके बजाय उनके पेट के नीचे सूजे हुए पन्ना हरे रंग के थैले बन गए, जिनमें से हर एक में अस्थिर हाई प्रेशर वाला जहर भरा था। ये पहली स्ट्रेटेजिक यूनिट थी जिसके बारे में मैंने सोचा था। सुसाइड पॉइजन मच्छर। अकेले वे लगभग बेकार थे। वे धीरे धीरे उड़ते थे और उनमें लड़ने की लगभग कोई क्षमता नहीं थी। लेकिन जैसे ही वे किसी दुश्मन के पास पहुंचते, हरी थैली तुरंत फट जाती, जिससे स्टील पिघलाने के लिए काफी ताकतवर कोरोसिव एसिड निकलता। सबसे जरूरी बात, वे बहुत सस्ते थे। सड़े हुए मांस का एक निवाला दूसरा बनाने के लिए काफी था। कला धमाका है। मैंने एक छोटे जहरीले मच्छर को उठाया जो चावल के दाने जितना भी बड़ा नहीं था और उसके पेट के अंदर हरी चमक देखकर मुस्कुराया। अचानक मेरे पैरों के नीचे की जमीन ऐसे कांपने लगी जैसे दूर से भारी ट्रक आ रहे हो। कुछ ही सेकंड में कंपन और तेज हो गया। दलदली पानी में लहरें फैल गईं और आसपास के पेड़ों से सूखी टहनियां गिरने लगीं। चेतावनी चेतावनी। हाई एनर्जी वाले जीवों का पता चला। उत्तर की ओर बीस्ट टाइड बन रहा है। अनुमानित आबादी 10,000 से ज्यादा। मेरे चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। एक ऊंचे सूखे पेड़ की चोटी पर कूदकर मैंने उत्तरी क्षितिज की ओर देखा। कई किलोमीटर दूर धूल की एक बहुत बड़ी दीवार आसमान में उठी हुई थी। अनगिनत खूंखार जानवर मेरी तरफ एक जिंदा सुनामी की तरह दौड़ रहे थे। वे हमला नहीं कर रहे थे, वे भाग रहे थे। कुछ और भी डरावना उनका पीछे से पीछा कर रहा था। उसी पल पब्लिक इमरजेंसी चैनल में अफरा तफरी मच गई। मदद, ये जोन ए है, हम एक बीस्ट टाइड से मिले हैं, तुरंत मदद की रिक्वेस्ट है, कोई हमें बचाओ। प्रोटेक्टेड जोन के बाहर इस लेवल का बीस्ट टाइड क्यों है? कम्युनिकेटर में बेचैनी भरी चीखें और मांस के फटने की आवाजें आ रही थीं। मेरी तरफ तेजी से आ रहे इस भयानक टाइड को देखकर किसी भी आम इंसान का पहला इरादा भागने का होता। मैंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय मैं मुस्कुराया। मुस्कान और चौड़ी होती गई जब तक कि वो बेकाबू हंसी में नहीं बदल गई। बहुत बढ़िया, एकदम सही। मैंने तबाही के जबरदस्त तूफान की तरफ अपनी बाहें फैला दी। कुछ देर पहले मुझे चिंता थी कि कुछ 100 पाउंड सड़ा हुआ मीट मेरे झुंड को 10,000 से ज्यादा करने के लिए काफी नहीं होगा। लेकिन अब क्या कई मिलियन पाउंड ताजा बुफे अभी अभी मेरे दरवाजे पर नहीं आ गए थे? अपना सिर नीचे करके मैंने नीचे दलदल को देखा। अब हवा में 5,000 से ज्यादा मच्छर भर गए थे। गहरे लाल रंग के वर्कर मच्छर पन्ने जैसे सुसाइड पॉइजन मच्छरों के साथ मिलकर मौत का दम घोंटने वाला बादल बना रहे हैं। फिर हम लहर के खिलाफ मार्च करेंगे। मैंने आने वाले राक्षसों के समुद्र की ओर एक उंगली उठाई। मेरी आंखों में पागलपन जल रहा था। जाओ, इस दुनिया को दिखाओ कि एक असली प्राकृतिक आपदा कैसी दिखती है। 5,000 मच्छर आसमान में उड़ गए। एक विशाल काले भूतिया हाथ में विलीन हो गए जो आने वाले 20 टाइड की ओर बढ़ रहा था। पहली टक्कर उजाड़ दलदल के किनारे पर हुई। सामने से चार्ज कर रहे एक फ्लेम लायन को यह भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ था, इससे पहले कि हजारों मच्छरों ने उसके शरीर को घेर लिया। उसके पास चीखने का भी समय नहीं था। अगले ही पल एक चमकते सफेद कंकाल के अलावा कुछ नहीं बचा। एक पर्याप्त नहीं है। मृत पेड़ के ऊपर खड़े होकर आगे बढ़ते झुंड को आज्ञा देते हुए मैंने आगे की ओर इशारा किया। मैं चाहता हूं कि उनमें से हर एक वहीं रहे। तुम पागल हो। वो बेकार बेवकूफ पूरी तरह से पागल हो गया है। लगभग 1 किलोमीटर दूर भागते हुए स्टूडेंट्स ने पीछे मुड़कर देखा और तुरंत पीले पड़ गए। उन्होंने जो देखा उसने उनकी हर सोच को तोड़ दिया। सस्ती काली हुडी वाला लड़का एक ऊंचे सूखे पेड़ के ऊपर शांति से खड़ा था, दोनों हाथ फैलाए हुए। उसके नीचे पन्ना और लाल रंग की रोशनी से टिमटिमाता एक बड़ा काला बादल बिना डरे 20 टाइड के आगे वाले हिस्से में घुस गया। क्या वो खुद को मारने की कोशिश कर रहा है? हजारों खूंखार जानवर हैं। लिंगर को उसके साथी घसीट कर ले जा रहे थे, लेकिन वो खुद को पीछे देखने से नहीं रोक सकी। दोनों जबरदस्त ताकतें आमने सामने टकरा गईं। फिर भी मुझे अनगिनत खुरों के नीचे कुचले जाने की उम्मीद वाले सीन के बजाय 20 टाइड की अगली लाइन एक ऐसी चीज से टकरा गई जो दिखाई नहीं दे रही थी। धमाका। मेरे होठों से ठंडा आदेश निकला। हमले को लीड कर रहे थे सैकड़ों आयरन बैक वुल्फ। उनकी स्टील जैसी खाल आसानी से गोलियां झेल सकती थी, लेकिन उनका स्वागत सैकड़ों
चमकते सुसाइड पॉइजन मच्छरों ने किया। अनगिनत छोटे छोटे धमाके एक लगातार दहाड़ में मिल गए। हर धमाका कमजोर था, लेकिन असली डर एसिड में था। हरा जहरीला जहर भेड़ियों की आंखों, नाक, मुंह और यहाँ तक कि उनकी बख्तरबंद पीठ पर भी फैल गया। कभी घमंडी शिकारी जमीन पर गिर पड़े और बहुत ज्यादा दर्द में चिल्लाने लगे। वर्कर फॉर्मेशन, आगे बढ़ो। मैंने हल्के से अपनी उंगली हिलाई। 3000 वर्कर मच्छर जो सब्र से इंतजार कर रहे थे, ताजे खून को सूंघते हुए शार्क की तरह आगे बढ़े। उन्हें अब कमजोरियां ढूंढने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब हर जख्म एक कमजोरी बन गया था। वे सीधे एसिड से पिघले हुए मांस में घुस गए। एक बहुत बड़े अल्फा भेड़िए ने कीड़ों को काटने के लिए अपने जबड़े खोले। तभी एक दर्जन से ज्यादा मच्छर सीधे उसके गले में झपट पड़े। 3 सेकंड बाद 400 पाउंड का वो जानवर बेजान होकर गिर पड़ा। उसके शरीर से निकले मच्छरों के पेट सूजे हुए लाल रंग के थे और चमक रहे थे। वे रुके भी नहीं। उड़ते उड़ते वे तुरंत नए बच्चों में बैठ गए। सिस्टम नोटिफिकेशन मेरी नजर में फट गए। आयरन बैक वुल्फ खत्म हो गया। एवोल्यूशन पॉइंट्स 50। एनर्जी ओवरफ्लो का पता चला। ऑटोमेटिक रिप्रोडक्शन शुरू हुआ। अभी झुंड की आबादी 6200। काफी नहीं, अभी भी काफी नहीं। उस खूनी जंग के मैदान को देखते हुए जो जीता जागता नर्क बन गया था, मुझे जरा भी दया नहीं आई। बस लगातार बढ़ती संख्या को लेकर जुनून था। जब आगे वाले मरते, पीछे वाले उनकी जगह ले लेते। जब तक मैं जिंदा रहता, मेरी सेना अनगिनत होती। बीस्ट टाइड की दूसरी लहर आखिरकार आ ही गई। बड़े आयरन हॉर्न बाइसन और विंडब्लेड पैंथर जंग के मैदान में गरजे। उनका जबरदस्त आकार और बड़ी संख्या आखिरकार अपना फायदा दिखाने लगी। अनगिनत मच्छर लोहे के खुरों के नीचे कुचले गए या तेज हवा के ब्लेड से काट दिए गए। मेरे झुंड ने कुछ ही सेकंड में सैकड़ों यूनिट खो दिए। फिर भी मैं पूरी तरह शांत रहा। खत्म होने की जंग? मैं धीरे से हंसा। कीड़ों को खत्म होने का डर किसी भी दूसरी चीज से कम होता है। फिर मैंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उसकी पूरी सीमा तक बढ़ा दिया। जैसे ही मिंघे ने क्वीन स्टांस एक्टिवेट किया, वो साथी जो चुपचाप मेरे कंधे पर मंडरा रहा था, आखिरकार हिला। वो लड़ाई के मैदान से बहुत ऊपर उड़ गया। उसके पंख बहुत तेजी से फड़फड़ा रहे थे और उन्होंने एक ऐसी बायोलॉजिकल लहर छोड़ी जिसे इंसान सुन नहीं सकते थे, लेकिन जिसने हर जर को पागल कर दिया। उसके असर से पूरा झुंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उनकी अटैक स्पीड 30% बढ़ गई। फिर मिंघे ने अपना रूबी लाल मुंह खोला और एक गहरी सांस ली। लड़ाई के मैदान को ढकने वाला खून का धुंध अनगिनत लाल रंग की धाराओं में इकट्ठा हो गया, जो उसके शरीर में बह गई। एक पल बाद कीड़ों के अंडों की बारिश जमीन पर होने लगी। अंडे जमीन पर गिरते ही घुल गए और हालांकि 1000 कीड़े अभी अभी मरे थे, लेकिन कुछ ही सेकंड में उनकी जगह 2000 नए अंडे से निकल आए। ये जर की डरावनी ताकत थी। लड़ाई को बनाए रखने के लिए लड़ाई का इस्तेमाल करना, यही वजह थी कि पूरी दुनिया में हर सिविलाइजेशन उन्हें एक मना की गई जाति के तौर पर डरती थी। थोड़ी ही दूर बचाव करने वाली सेनाओं के कैप्टन झांग बियाओ ने यकीन न करते हुए धीरे धीरे अपनी दूरबीन नीचे की। उसने पहले ही मान लिया था कि लड़ाई के मैदान में मौजूद 100 या उससे ज्यादा स्टूडेंट्स पूरी तरह खत्म हो जाएंगे और वो खुद भी लाइन में लगे हुए मर जाएगा। फिर भी जानवरों की उस जबरदस्त लहर को, जो उनके डिफेंस को तोड़ देनी चाहिए थी, जबरदस्ती रोक दिया गया था। लड़ाई के मैदान के बीच में एक बहुत बड़ा काला भंवर था, जो एक गहरी खाई जैसा लग रहा था। चाहे कितने भी जानवर उसमें घुस गए, कोई भी जिंदा नहीं निकला। उस भंवर के बीच में एक पेड़ की चोटी पर शांति से खड़ा एक अकेला नौजवान था। झांग बियाओ के पास खड़े एक कम्युनिकेशन ऑफिसर ने कांपती हुई आवाज में बताया कि उस इलाके में बायोलॉजिकल सिग्नेचर की संख्या तेजी से बढ़ रही थी और पहले ही 30,000 से ज्यादा हो चुकी थी। फिर भी उस नौजवान के जीवन के निशान पूरी तरह से स्थिर थे और भी मजबूत होते जा रहे थे। झांग बियाओ ने मुश्किल से निगला। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था कि वो स्टूडेंट असल में किस तरह का मॉन्स्टर था और जिस यूनिवर्स की उसने कमान संभाली थी, वो देवताओं का था या शैतानों का। उसी समय जानवरों की भीड़ में से मदद के लिए जोर जोर से चीखें गूंजने लगी। एक स्टूडेंट स्क्वाड जो समय पर पीछे नहीं हट पाया था, एक बड़े पत्थर के ऊपर फंस गया था और कई शैडो पैंथर्स से घिरा हुआ था। लड़कियों में से एक ने ली एओटियन से उन्हें बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन वो पहले ही ऊंची जगह पर पहुंच चुका था। हालांकि उसने सब सुना। उसने उन खूंखार जानवरों को देखा, दांत भींचे, पीठ फेर ली और ध्यान न देने का नाटक किया। अब लौटने का मतलब सिर्फ पक्की मौत हो। मैंने भी हालात पर ध्यान दिया, लेकिन इसलिए नहीं कि मेरा इरादा किसी को बचाना था। शैडो पैंथर्स की चिकनी खालें मजबूत कीड़ों की यूनिट्स को पालने के लिए बहुत अच्छी चीजें बन सकती थी। मेरी एक उंगली के हल्के से झटके से 500 मच्छर झुंड से अलग हो गए और तुरंत शिकारियों को निगल गए। पैंथर्स को अपने पंजे उठाने का भी मौका नहीं मिला, इससे पहले कि वे कीड़ों के कभी न खत्म होने वाले बादल के नीचे गायब हो गए। वे मच्छरों को कुचलने की कोशिश में जमीन पर बुरी तरह लुढ़के, लेकिन उन छोटे जीवों ने उनके शरीर के हर छेद पर हमला कर दिया। मुश्किल से 10 सेकंड बाद कभी डरावने रहे जानवर पूरी तरह से बिना हिले डुले पड़े थे। बचाए गए स्टूडेंट्स चट्टान पर गिर पड़े, हाँफ रहे थे और जब मैं पास आया तो शुक्रगुजार होकर मेरी तरफ देखने लगे। उन्होंने खुशी खुशी मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि अब से मैं जहां भी जाऊंगा वे मेरे पीछे पीछे आएंगे। मैंने उनकी हर बात अनसुनी कर दी। बिना उन पर एक नजर डाले मैं मरे हुए शैडो पैंथर्स में से एक के पास बैठ गया। प्रैक्टिस की हुई सटीकता से उसके शरीर को काटा, डार्क एनर्जी से चमकते हुए एक काले बीस्ट कोर को निकाला और उसे अपनी जेब में रख लिया। मैंने शांति से उनसे कहा कि वे गलत न समझें, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई मेरे जानवरों को छुए। इन शब्दों के साथ मैं मुड़ा और सीधे बीस्ट टाइड के सबसे घने हिस्से की ओर वापस चला गया। स्टूडेंट्स को वहीं जम गया, क्योंकि उन्हें धीरे धीरे एहसास हुआ कि मेरी नजर में वे लड़ाई के मैदान में बिखरे मरे हुए जानवरों से अलग नहीं थे।
जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, मेरी मच्छर सेना तेजी से बढ़ती गई, जब तक कि वो 50,000 तक नहीं पहुंच गई। झुंड जहां भी गुजरा कुछ भी नहीं बचा। यहाँ तक कि बीस्ट टाइड भी उनसे डरने लगा, क्योंकि अनगिनत मॉन्स्टर कीड़ों के जिंदा तूफान से अपने आप भाग गए। सिस्टम इंटरफेस को देखकर मैं मुस्कुराया, क्योंकि मेरे इवोल्यूशन पॉइंट्स 5,000 से ज्यादा हो गए थे। तभी जंगल के सबसे गहरे हिस्से से एक जबरदस्त प्रेशर निकला। सिर्फ डरावनी आभा ही अनगिनत छोटे उड़ने वाले कीड़ों को बेहोश करने के लिए काफी थी, जिससे वे जमीन पर गिर पड़े। लड़ाई के मैदान में एक जोरदार दहाड़ गूंजी और लहरों के अंदर का हर जानवर तुरंत घुटनों के बल गिर गया। ये इज्जत नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से हार मानना था जो उनके अंदर बसा हुआ था। मैं दहाड़ की तरफ मुड़ा और देखा कि जंगल से एक बहुत बड़ा जानवर निकल रहा है। 3 मंजिला इमारत जितना ऊंचा, उसके शरीर से नीली बिजली चमक रही थी, जबकि हर कदम उसके पैरों के नीचे की काली जमीन को झुलसा रहा था। उसकी पीठ पर बिजली की छड़ जैसी बड़ी बड़ी कांटे थे और उसकी चमकती आंखें लड़ाई के मैदान में खड़े अकेले इंसान पर टिकी थी। सिस्टम ने तुरंत मेरी आंखों में खून जैसी लाल चेतावनियां भर दी। उस जीव की पहचान एक सी क्लास लॉर्ड के रूप में की, जिसे थंडर टाइटन जायंट राइनो के नाम से जाना जाता है, और उसके बहुत ज्यादा खतरे के कारण तुरंत पीछे हटने को कहा। एक आम स्टूडेंट ऐसे मॉन्स्टर को देखकर डर जाता, लेकिन डर की जगह मेरे दिल में बहुत ज्यादा लालच भर गया। अगर आम जानवरों को मारने से मुझे 5,000 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते, तो इस लॉर्ड को मारने से मैं आसानी से 10,000 से ज्यादा पॉइंट्स कमा सकता था। अगर मिंगे ऐसे जीव को खा जाता, तो वो किस तरह का इवोल्यूशन हासिल कर पाता? धीरे धीरे मैंने अपना दाहिना हाथ उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे चैलेंज करते हुए सीधे उस बड़े जानवर की तरफ बीच वाली उंगली दिखाई। चलो बड़े आदमी, देखते हैं तुम्हारी खाल ज्यादा मजबूत है या मेरे नुकीले दांत ज्यादा तेज। इस उकसावे पर गुस्सा होकर थंडर टाइटन जायंट राइनो दहाड़ा। उसकी पीठ के कांटे चमकदार नीली रोशनी से चमक उठे। फिर उसने अपना आखिरी हमला किया। बिजली का एक बड़ा बोल्ट आगे की ओर फटा और तुरंत अनगिनत इलेक्ट्रिक आर्क्स में बंट गया, जिसने 500 मीटर के अंदर सब कुछ घेर लिया। मेरे घने झुंड के लिए ये पूरी तरह से तबाही थी। हवा धमाकों और जलते हुए मांस की गंध से भर गई, क्योंकि मेरे 50,000 मच्छरों में से 1/3 एक पल में गायब हो। झुंड के साथ मेरे दिमागी कनेक्शन के जरिए मौत ने सीधे मुझ पर हमला किया, जिससे मेरे मुंह से खून बहने लगा। दूर ऊंची जमीन से ली आउटियन जोर से हंसा। उसे यकीन हो गया कि मेरा अंत हो गया है, क्योंकि भगवान भी किसी ऐसे बेवकूफ को नहीं बचा सकते जो लॉर्ड क्लास मॉन्स्टर को चुनौती दे। मैंने बस अपने होठों से खून पोंछा, क्योंकि मेरी आंखों में पक्का इरादा और भी मजबूत हो गया था। मैंने तुरंत बाकी बचे हर कीड़े को तितर बितर होने, जानवर को हर तरफ से घेरने और 3 डायमेंशन में हमला करने का ऑर्डर दिया। खुद को खत्म करने वाले जहरीले मच्छर जमीन पर उसके पेट की तरफ तेजी से बढ़े, जबकि हमला करने वाले कीड़ों ने खुद को बचाने की परवाह किए बिना सीधे उस बड़े जानवर के मुंह और नाक पर हमला किया। 30,000 से ज्यादा मच्छर एक जिंदा रेत के तूफान की तरह फैल गए, जिससे उस बड़े जानवर के लिए उन सभी को खत्म करना नामुमकिन हो गया। उसके पंजों के हर वार से सैकड़ों मच्छर कुचल जाते थे और बिजली के हर धमाके से हजारों और जल जाते थे, लेकिन वे बहुत ज्यादा थे। उसके साइज के जीव के लिए मच्छरों को खत्म करने की कोशिश करना धूल के कणों पर तोप चलाने जैसा था। जैसे ही बड़े जानवर ने अपने पेट पर घाव दिखाया, मैंने सिग्नल दिया। 1000 से ज्यादा जिंदा खुद को खत्म करने वाले जहरीले मच्छर गाइडेड मिसाइल की तरह चोट पर हमला करने लगे, और फिर एक के बाद एक फट गए। उनके जहरीले जहर ने मांस को चीर दिया, यहाँ तक कि एक लॉर्ड क्लास मॉन्स्टर के बचाव को भी तोड़ दिया। थंडर टाइटन जायंट राइनो ने एक दर्दनाक दहाड़ मारी और बहुत ज्यादा दर्द में लड़ाई के मैदान में बेतहाशा लुढ़का। जब उसका ध्यान पूरी तरह से लगा हुआ था, मैं चुपचाप उस विशालकाय जानवर के 50 मीटर के अंदर खिसक गया और उस नुकीले सींग को पकड़ लिया जो मैंने पहले उस गैंडे के जानवर का बनाया था। मेरी नजर उसके पेट में बड़े घाव पर टिकी रही। मैंने अपनी सांसें संभाली और चुपचाप मिंगे से पूछा कि क्या वो तैयार है। मेरे कॉलर के अंदर छिपा ब्लड एम्परर मॉस्किटो किंग धीरे से अपने पंख फड़फड़ा रहा था। वो ताकत इकट्ठा कर रहा था, सब्र से एक जानलेवा हमला करने के सही मौके का इंतजार कर रहा था। अब तक मेरी मच्छर सेना को बहुत नुकसान हो चुका था। जैसे ही थंडर टाइटन जायंट राइनो ने अपने बड़े जबड़े खोले और एक और बिजली का धमाका किया जो लड़ाई के मैदान को खत्म करने के लिए काफी था, मैं दहाड़ा और ऐसा कदम उठाया जिससे सब हैरान रह गए। मिंगे को हमला करने के लिए भेजने के बजाय मैंने अपनी पूरी ताकत से अपने हाथ में गैंडे का सींग फेंका। मेरे बढ़े हुए शरीर और एकदम सही निशाने से ताकतवर होकर सींग भाले की तरह सीधे उस जायंट की आंख की ओर जा गिरा। अपने आप उस जानवर ने अपनी पलकें बंद कर ली, जिससे उसका हमला रुक गया। बिजली की किरण रास्ते से भटक गई और पास की एक चट्टान से टकरा गई। उस छोटे से 10वें सेकंड में एक लाल रंग की लकीर आगे बढ़ी और सीधे उस जायंट के अभी भी खुले पिछले रास्ते में जा घुसी। ये सबसे गंदी तरकीब थी जिसकी कल्पना की जा सकती थी, लेकिन ये सबसे असरदार भी थी। पूरा लड़ाई का मैदान शांत हो गया। दूर से देख रहे ली आउटियन ने भी डर के मारे अपनी अकड़न पकड़ ली। उसे ऐसे बेशर्म हमले पर यकीन नहीं हो रहा। अगले ही पल लॉर्ड क्लास का जानवर अचानक जम गया। उसकी आंखें बाहर की ओर निकल आईं और उसके बड़े शरीर की हर मसल जोर से ऐंठ गई। उसने दहाड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके गले में कुछ फंसा हुआ लग रहा था। उसके शरीर में कत्लेआम हो रहा था। मिंगे उसके भाप छोड़ते अंदरूनी अंगों में घुस गया था और तुरंत तेज रफ्तार से अंडे देने लगा। हजारों लार्वा अंदर से निकले और उसका मांस खाने लगे। थंडर टाइटन जायंट राइनो बार बार पहाड़ से टकराया, जिससे पूरी चट्टानें मलबे में बदल गईं। उसने कीड़ों को मारने की कोशिश में अपने पूरे शरीर में बिजली छोड़ी, लेकिन बिजली ने उसके अपने अंगों को और तेजी से जला दिया। मुश्किल से 1 मिनट बाद ताकतवर सी क्लास
लॉर्ड जो पूरी सेना को खत्म कर सकता था, जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। इसके तुरंत बाद उसके शरीर के हर छेद से अनगिनत लाल मच्छर निकलने लगे। सिस्टम नोटिफिकेशन एक के बाद एक आने लगे। सी क्लास लॉर्ड थंडर टाइटन जायंट राइनो को हराया गया। इनाम मिला, 5000 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले, रेयर मटेरियल मिले, थंडर ड्रैगन बोन और टाइटन बीस्ट कोर मिला, हाई ग्रेड लाइटनिंग एट्रीब्यूट जीन्स का पता चला। बधाई हो, मदर यूनिट मिंघे ने दूसरे एवोल्यूशन की जरूरतें पूरी कर ली हैं। अपने थके हुए शरीर को पहाड़ जैसी लाश की ओर खींचते हुए मैंने देखा कि जायंट के अंदर से निकल रहे मच्छर मिंघे को वापस मेरे पास लाने से पहले इकट्ठा हो गए। उसका लुक एक बार फिर पूरी तरह बदल गया था। पहले वाला क्रिस्टल लाल शरीर गहरे रहस्यमयी गहरे बैंगनी रंग में बदल गया था। हालांकि ये बहुत छोटा हो गया था, सिर्फ एक उंगली जितना, लेकिन इसका ऑरा बहुत ज्यादा डरावना था। इसके असली 4 पंख 6 हो गए थे, हर एक में डरावनी बैंगनी बिजली की धाराएं थीं। यहाँ तक कि इसके मुंह के हिस्से भी ट्रांसलूसेंट काले बैंगनी हो गए थे। एवोल्यूशन सफल रहा। नाम पर्पल गोल्ड, थंडर एम्परर मॉस्किटो। एट्रीब्यूट्स पॉइजन, लाइटनिंग, डार्कनेस और माइंड। ट्रेट 1 नेदर फ्लोटिंग हार्ट। ट्रेट 2 थंडर एग्जीक्यूशन वेनम कोर। तीसरी खूबी पैरासाइट पपेट। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और बैंगनी बिजली से घिरा छोटा सा एम्परर मॉस्किटो धीरे से मेरी उंगली पर आ गिरा। दूर देखने पर मैंने देखा कि बाकी जानवर डर के मारे भाग रहे थे, जबकि कई सो कॉल्ड जीनियस स्टूडेंट लाशों से भी पीले चेहरों के साथ जमे हुए खड़े थे। मैंने धीरे से मच्छर के पंखों को सहलाया और हल्का सा मुस्कुराया। लिए एओटियन, तुम्हारा छोटा ड्रैगन भी बहुत अच्छा खाना बनेगा। सुबह की धुंध अभी छंटी भी नहीं थी कि तियानलान सिटी के बीस्ट मास्टर गिल्ड का अप्रेजल हॉल पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। यहीं पर शिकारी मॉन्स्टर मटेरियल को पैसे और रिसोर्स के बदले में एक्सचेंज करते थे। एक जोरदार धमाके के साथ मैंने खास तौर पर बनाया हुआ स्टोरेज बोरा अप्रेजल काउंटर पर गिरा दिया। अप्रेजर, जो आधा सोया हुआ था, लगभग अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। उसने अपना चश्मा ठीक किया और उस लापरवाह नए आदमी को फर्श गंदा करने के लिए डांटने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें मुझसे मिली, उसकी हर गाली उसके गले में ही मर गई। मेरे कंधे के ऊपर मंडराता हुआ वो छोटा सा गहरे बैंगनी रंग का मच्छर चुपचाप वहीं रहा जब मैं भारी आवाज में बोल रहा था, हर चीज का अंदाजा लगाओ। अंदाजा लगाने वाले ने स्टोरेज बैग खोलते हुए त्योरियां चढ़ाई। अगले ही पल उसकी पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं। ये एक थंडर टाइटन जायंट राइनो की रीढ़ की हड्डी है, और ये खाल, ये पूरी तरह से सही सलामत, एक पूरी सी क्लास लॉर्ड बीस्ट खाल। हलचल भरा हॉल तुरंत शांत हो गया क्योंकि अनगिनत आंखें मुझ पर टिकी थीं। सी क्लास लॉर्ड का सामान तियानलान शहर में अहम खजाना था। यहाँ तक कि सबसे बड़े किराए के ग्रुप भी आमतौर पर कुछ टुकड़े पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते थे। फिर भी ये अनजान लड़का एक पूरा सेट वापस ले आया था। जब अप्रेजर ने मटीरियल पर साफ शीशे जैसे कट देखे तो उसके हाथ कांपने लगे। ऐसा कौन सा हथियार था जिसने इतने बड़े राक्षस को इतनी सफाई से काटा होगा? ये बच्चा कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। उसने जल्दी से एक प्रिसीजन स्कैनर चालू किया और कीमती टाइटन बीस्ट कोर की जांच की। जैसे ही इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग लिमिट से ज्यादा हुई, उसने तुरंत एक तेज अलार्म बजाया। 98% प्योरिटी, बहुत ज्यादा एक्टिव लाइटनिंग एनर्जी। ये टॉप ग्रेड बीस्ट कोर है। नौजवान, अकेले इसकी कीमत कम से कम 50 मिलियन अलायंस क्रेडिट्स हैं। अगर आप इसे नीलाम करते हैं तो ये आसानी से 80 मिलियन तक पहुंच सकता है। मैं बिना किसी भाव के रहा। पैसे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते थे। मुझे बस इस बात की परवाह थी कि इतनी दौलत से इतना हाई ग्रेड न्यूट्रिएंट फ्लूइड खरीदा जा सके कि मेरी मच्छरों की फौज 1 लाख से ज्यादा हो जाए। रसीद लिख लो, मैंने काउंटर पे थपथपाते हुए कहा। रुको। दूसरे फ्लोर पर वीआईपी रूम से एक गहरी घमंडी आवाज गूंजी। भीड़ अपने आप एक तरफ हट गई जब एक अच्छे कपड़े पहने अधेड़ उम्र का आदमी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसके पीछे काली कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने 4 बॉडीगार्ड थे। वो लगभग 70% ली एओटियन जैसा था, लेकिन उसकी आंखें कहीं ज्यादा ठंडी थीं, जैसे परछाई में छिपा कोई जहरीला सांप। वो ली कैंगहाई था, ली फैमिली का हेड और तियानलान सिटी के बीस्ट मास्टर गिल्ड का वाइस प्रेसिडेंट। मेरी तरफ देखे बिना ली कैंगहाई काउंटर पर गया, लापरवाही से टाइटन बीस्ट कोर उठाया और उसके चेहरे पर लालच साफ झलक रहा था। बहुत बढ़िया, एक टॉप ग्रेड लाइटनिंग एट्रीब्यूट कोर। ये एओटियन के स्काई हंटर वाइवर्न के लिए एकदम सही एडवांसमेंट मटेरियल बनेगा। उसने कोर को अपने एक बॉडीगार्ड को फेंका और आखिर में मेरी तरफ मुड़ा। ली फैमिली ये मटेरियल ले रही है। उसका लहजा शांत था, जैसे वो बस एक बिना सवाल वाली बात कह रहा हो। पूरा हॉल चुप रहा, किसी ने भी एतराज करने की हिम्मत नहीं की। तियानलान सिटी में ली फैमिली के पास यही अथॉरिटी थी। मैंने धीरे से अपना सिर उठाया। क्या तुम उनके लिए पैसे दे रहे हो? ली कैंगहाई ऐसे हंसा जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार मजाक सुन लिया हो। नौजवान, तुम्हें शुक्रगुजार होना सीखना चाहिए। एओटियन के हिसाब से उसकी टीम ने मॉन्स्टर का ध्यान खींचा और तुम्हें शिकार चुराने का मौका दिया। सच तो यह है कि दूसरी टीम का शिकार चुराना पहले से ही एक गंभीर जुर्म है। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, 100 का अलायंस क्रेडिट बिल निकाला और लापरवाही से मेरे सामने काउंटर पर फेंक दिया। लेकिन ली फैमिली दिलदार है। 100 क्रेडिट से तुम्हारी आने जाने की फीस भर जाएगी। पैसे लो और चले जाओ। मैंने एक पल के लिए बैंकनोट को देखा और फिर अचानक हंस पड़ा। मेरे कंधे बेकाबू होकर हिल रहे थे। ली कैंगहाई ने भौहें चढ़ाई। क्या अभी भी काफी नहीं है? मैंने हंसना बंद किया, 2 उंगलियों से बिल उठाया और सबके सामने उसे अपनी उंगलियों के बीच धीरे से तब तक रगड़ा जब तक वो धूल में नहीं मिल गया। मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि तुम पहले से ही इतने बूढ़े हो गए हो, फिर भी तुम्हारे दिमाग में अभी भी सिर्फ कचरा भरा है। मैं तब तक आगे बढ़ा जब तक हम सिर्फ आधा मीटर दूर नहीं रह गए। अगर तुम्हें मेरा सामान चाहिए तो उसे अपनी जान के बदले में ले लो। ली कैंगहाई का चेहरा तुरंत उदास हो गया क्योंकि हॉल में खून का इरादा भर गया था। तुम मरना चाह रहे हो। तियानलान शहर में ली परिवार को कोई मना नहीं करता। क्योंकि तुम्हें अपनी जगह नहीं पता तो उसे पकड़ लो। मुझे शक है कि वो डेमन कल्ट के साथ मिला हुआ है। उसे तुरंत गिरफ्तार करो और उसका सारा सामान जब्त कर लो।